सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई नो काफ़ी दिनों से कोई वीडियो नहीं आई है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम पूरा जो आपका बोर्ड का जो सिलेबस है महाराष्ट्र बोर्ड का, उसका जो केमिस्ट्री का है वो पूरा कवर करेंगे हम एक सीरीज वाइज में। ठीक है। और उसमें भी क्या करेंगे कि जो सीईटी के लिए आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, सीईटी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आप हमें सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब इसका पार्ट 2 आए तो आपको पता चल जाए। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि फिर वो आप लोग क्या करते हो, एंड में पढ़ना स्टार्ट करते हो, लास्ट के 2 दिन हाँ यूट्यूब पे सर्च कर लेते, एक दिन में पूरा सिलेबस कैसे कवर करे, मॉर्निंग में 4 बजे उठ के देखते हो तुम लोग। ठीक है, तो फिर उससे अच्छा है कि अभी से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी जो रिजल्ट आया है 12th का अभी, तो फिर आप लोगों को दिख ही गया होगा कि आपके सीनियर लोगों ने कितने अच्छे से मार्क्स लाए हैं ना। तो उस हिसाब से अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर आपके केमिस्ट्री का, सॉलिड स्टेट। ठीक है। तो सॉलिड स्टेट अभी नाम से ही पता चल रहा है कि कोई सॉलिड सी चीज है, रिजिड सी चीज है जिसके बारे में अपने को पढ़ना है। बट उसके पहले भी एक चीज होती है कि मैटर। ठीक है, मैटर क्या होता है। अब आप 8, 9, 10, 11 तक तो मैटर को पढ़े ही हो। ठीक है। और आई थिंक कि आप लोगों को पता भी होगा कि मैटर क्या होता है। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगी मैटर क्या होता है। देखो मैटर क्या होता है, डेफिनेशन देखते हैं। एनी फिजिकल सब्सटेंस, any physical substance that possesses mass and occupies volume in space। तो ये हो गई आपके डेफिनेशन। क्या होता है मैटर, एनी फिजिकल सब्सटेंस दैट पोजेसेस मास एंड ऑक्युपाइज वॉल्यूम इन स्पेस इज नोन एज मैटर। अब इसको समझेंगे कैसे, जैसे आपको मेरे सामने की जगह जो है वो पूरी खाली दिख रही है, ब्लैंक दिख रही है। अब अगर मैंने ये मार्कर ली, ठीक है, अब ये मार्कर ने देखो थोड़ा सा जगह ले लिया, जितनी उसकी साइज है, जितना उसका वॉल्यूम है, उतनी उससे जगह ले ली। ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये एक सॉलिड सब्सटेंस है जिसके पास मास है और जो वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है स्पेस में। अब उसके बाद आता है, अपने को पता है स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर मतलब मैटर के कितने स्टेट है, मैटर कितने तरीके से एग्जिस्ट करती है। तो मैटर एग्जिस्ट करती है 3 टाइप में। कितने टाइप में? 3 टाइप में। ठीक है। सबसे पहला आता है सॉलिड, आप सबको पता है। फिर आता है लिक्विड, फिर आता है गैस। ओके। अब एक चीज और आती है, सॉरी गैस की स्पेलिंग गलत हो गई, गैसियस लिखने जा रही थी मैं। तो एक और आता है जिसमें आता है आपका प्लाज्मा। क्या आता है जिसमें? प्लाज्मा। अब ये प्लाज्मा क्या होता है, ये बोलना एक नया शब्द सुने हमने। अब ये जनरली होता है स्टेट ऑफ मैटर में, बट आपको ये नहीं पढ़ना है। तो जनरली मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब ये मैंने बस इंफॉर्मेशन के लिए बता दी हूँ आपको। अब अगर हम सॉलिड की बात करेंगे तो देखिए, ये कोई आपका सॉलिड मॉलिक्यूल है। अब सॉलिड मॉलिक्यूल के अंदर के जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स एक दूसरे से क्लोजली अटैच होते हैं। अब क्लोजली अटैच होते हैं तो फिर इसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है ये काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, मतलब ये हार्ड बन जाती है। वही हम लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े से लूजली बाउंड होते हैं, एकदम भी लूजली नहीं, बट एज कंपेयर टू सॉलिड थोड़े से लूजली बाउंड होते हैं। फिर आ जाते हैं अपन गैस में। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम इधर उधर होते हैं, मतलब काफी ज्यादा लूजली बाउंड होते हैं। देखो यहाँ पे हवा है, मैं उसको पकड़ सकती हूँ क्या? नहीं, क्योंकि वो लूजली बाउंडेड है, उसके मॉलिक्यूल्स काफी दूर है। वही प्लाज्मा की बात करेंगे तो प्लाज्मा में मॉलिक्यूल्स तो दूर होते ही है, साथ साथ में इसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब ये चलो इतना समझ गया। अब देखो क्या होता है कि अगर आपको सॉलिड से लिक्विड बनाना है, क्या बनाना है? सॉलिड से लिक्विड। तो आप क्या करोगे? उसको मेल्ट। क्या करोगे? उसको मेल्ट। ठीक है। मेल्ट मतलब जैसे आइस क्यूब ले लिए अपने फ्रिज से, अब उसको मुझे पानी बनाना है, मैं क्या करूंगी? उसको वापस से फ्रिज में रखूंगी कि नहीं? उसको मैं नॉर्मल टेम्परेचर पे रखूंगी, आइस अपने आप मेल्ट होके क्या हो जाएगा? पानी बन जाएगा। तो सॉलिड से लिक्विड बन गया। अब अगर मुझे लिक्विड से सॉलिड बनाना है, मतलब मुझे पानी को आइस बनाना है, तो मैं क्या करूंगी? उबालूंगी उसको? नहीं, मैं क्या करूंगी? उसको फ्रिज में रखूंगी। तो फिर ये कौन सा प्रोसेस हो गया? फ्रीजिंग। क्या हो गया ये? फ्रीजिंग। सही है, इतना समझा? सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग, लिक्विड टू सॉलिड फ्रीजिंग। अब अगर मुझे लिक्विड से गैस बनाना है, क्या बनाना है? लिक्विड से गैस, मतलब जब हम पानी को उबालते हैं
पानी को उबालते हैं तो उसके ऊपर हाथ रखना कभी, तो आपके हाथ जो होते हैं वो गीले हो जाते हैं, मतलब पानी इवापोरेट होती है वेपर्स बन के। तो अगर लिक्विड से गैस बनाना है तो उस प्रोसेस को बोलेंगे वेपराइजेशन। क्या बोलेंगे उस प्रोसेस को? वेपराइजेशन। और अगर गैस को लिक्विड में करना है, गैस को किस में करना है? लिक्विड में। तो जैसे पानी उबल रही है तो मम्मी क्या करती है, चावल रखने के बाद उसके ऊपर ढक देती है ना, कि जो पानी उबल रहा है वही पानी वापस आ जा रहा है, मतलब क्या करना है? कंडेंसेशन। क्या करना है? कंडेंसेशन। चलो ये हो गया सॉलिड टू लिक्विड, मेल्टिंग, लिक्विड टू गैस, वेपराइजेशन। अब अगर गैस से प्लाज्मा बनाना है तो आयोनाइजेशन। क्या कौन सा प्रोसेस होगा वो? आयोनाइजेशन। क्यों आयोनाइजेशन होगा? यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे अभी तक सिर्फ मॉलिक्यूल्स थे, पार्टिकल्स थे, यहाँ पे क्या आ गए? आयंस आ गए, है ना, चार्जेस आ गए। और अगर प्लाज्मा से गैस बनाना है तो डीआयोनाइजेशन। ठीक है, इतना क्लियर है। अब अगर मुझे डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनाना है, क्या बनाना है मुझे? डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनाना है, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे हम सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे उस प्रोसेस को? सब्लिमेशन। मैंने क्या करी? सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये ना करते हुए मैंने क्या करे? डायरेक्ट सॉलिड से किस में कन्वर्ट कर दियो? गैस में कन्वर्ट कर दियो। अब अगर मुझे गैस से लिक्विड सॉलिड बनाना है, क्या बनाना है? गैस से सॉलिड विदाउट लिक्विड में आके, तो फिर मुझे क्या, कौन सा प्रोसेस करना पड़ेगा? डिपोजिशन। कौन सा प्रोसेस है? डिपोजिशन। चलो इतना क्लियर है सबको? सही है। अब जैसे जैसे आप आगे आगे मूव होते हो, मतलब ये पार्टिकल्स, सॉलिड के पार्टिकल्स एकदम लूजली टाइटली बाउंड थे, लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े से लूजली बाउंड है, गैसेस के एकदम लूजली बाउंड है। तो जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे आगे चलते जाती है वैसे वैसे यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज होती है, मतलब जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज होंगी वैसे वैसे इनका स्टेट क्या हो जाएगा? बदलते जाएगा। तो ये कुछ मैंने डेफिनेशन कुछ आपको बताई हूँ। अब कुछ होता है कि इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले सॉलिड के पास क्या होती है? डेफिनिट शेप होती है, डेफिनिट साइज होती है। बट अगर हम गैस की बात करेंगे तो उसके पास ना डेफिनिट साइज होती है ना डेफिनिट शेप होती है। कैसे? ना वाटर के पास होता है, लिक्विड के पास, मतलब अगर जैसे मटके में पानी है, ठीक है, अब वो मटके का जो पानी है उसका कोई शेप है क्या? नहीं, हमने जब पानी डाले तो वो पानी ने मटके का शेप ले लिया। अब अगर मैं मटके में से पानी निकाल रही हूँ ग्लास में, तो वो पानी मटके के शेप में है क्या? नहीं, वो पानी ने किसका शेप ले लिया? ग्लास का शेप ले लिया। इसीलिए लिक्विड के पास भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। सेम उसी तरीके से गैस के पास भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। साथ साथ में अगर अपन मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करेंगे तो सॉलिड में जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो काफी स्ट्रांग होती है, उसके बाद लिक्विड, फिर एकदम कम होती है गैसियस में। और अगर कंप्रेस की बात करेंगे तो जैसे ये मार्कर है, अब मैं इसको अगर कंप्रेस करूंगी तो छोटी हो जाएंगी क्या? इसको मैं कंप्रेस कर सकती क्या? नहीं कर सकती। मतलब ये क्या होता है? रिजिड होते हैं। बाकी लिक्विड और गैस रिजिड नहीं होते। अब मैं यहाँ से हवा को ऐसे पकड़ सकती हूँ, है ना, अब हालांकि आया नहीं मेरे हाथ में हवा, बट आई कैन, है ना, तो वो क्या होती है? कंप्रेसेबल होती है। तो ये थे कुछ बेसिक आपके डिफरेंसेस किसके? सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बीच में। ये बस इंट्रो था, अभी हम स्टार्ट करेंगे। मैं ये टॉपिक पे, ये चैप्टर पे आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि जैसे मान लो ये कोई आपकी सॉलिड है, ठीक है, अब ये सॉलिड के अंदर ये उसके पार्टिकल्स है जिससे वो बना है ना। अब ये जो पार्टिकल्स है ये कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, इसे बोलेंगे हम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। क्या है ये? कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, ठीक है। यूनिट क्या बोले? क्योंकि हमें पता नहीं है ये के कौन से पार्टिकल्स है। तो ये जनरली 4 तरीके के होते हैं। सबसे पहले आते हैं आयंस, फिर आते हैं एटम्स, फिर आते हैं आपके मॉलिक्यूल्स, फिर आते हैं आपके पार्टिकल्स। तो ये जो 4 है इसमें से ही कोई एक पार्टिकल या फिर एक आयन मिलके एक सॉलिड बनाता है, ठीक है। अब जो सॉलिड होता है, जो सॉलिड होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। जनरली जो नेचर में सॉलिड्स होते हैं वो 2 तरीके के सॉलिड्स होते हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। सेकंड वन है आपका एमॉर्फस सॉलिड।
अब देखो ये टॉपिक में हमेशा क्वेश्चन आता ही है। एक तो आपको किसी एक सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर प्रॉपर्टीज पूछ लेगा, या फिर दोनों का डिफरेंस बिटवीन पूछेगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं इसको अगर हम डिफरेंस बिटवीन के टर्म में कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो वो ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है और एमरफस सॉलिड क्या होता है। कोई भी ऐसा पार्टिकल, कोई भी ऐसी सॉलिड जो रेगुलर पैटर्न में अरेंज है, जो कैसा है, रेगुलर पैटर्न में अरेंज है, उसे बोलेंगे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड। मतलब अगर आप कहीं से भी देखोगे तो ये पार्टिकल्स एकदम सेम दिख रहे है ना, उनके बीच का डिस्टेंस सेम है, वो एक लाइन में है। वही अगर एमरफस सॉलिड की बात करेंगे तो एमरफस सॉलिड जो होते हैं वो रैंडमली अरेंज होते हैं, कोई कहीं पे तो कोई पार्टिकल कहीं पे। मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, रेगुलरली अरेंज्ड। कैसे होते हैं वो, रेगुलरली अरेंज्ड, अरेंज्ड पार्टिकल्स। पार्टिकल्स बोलो, एटम्स बोलो। और एमरफस में क्या होता है, इरेगुलर और रैंडमली अरेंज्ड। इतना बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स होते हैं, वो रेगुलर एक मैनर में अरेंज होता है। और एमरफस सॉलिड में क्या होता है, वो इरेगुलरली अरेंज होता है। तो एक बेसिक डिफरेंस सबसे पहला कौन सा है आपका, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमरफस सॉलिड, ठीक है। तो सबसे पहला डिफरेंस जो हमने अभी पढ़े थे कि एक के जो पार्टिकल्स होते हैं वो प्रॉपर मैनर में अरेंज होते हैं, दूसरे के पार्टिकल्स रैंडमली अरेंज होते हैं। मतलब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो एक रेगुलर मैनर में अरेंज होंगे। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर arranged in a regular manner। वो यहाँ पे क्या देखे थे हमने कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली अरेंज होते हैं। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर arranged in irregular manner, irregular मैनर, या फिर आप रैंडमली भी बोल सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे दिखाऊं मैं, ठीक है, ये कोई आपकी सॉलिड है, तो आप देख सकते हैं कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो एकदम प्रॉपर तरीके से बना हुआ है। वही अगर हम इसकी बात करेंगे, ये कोई आपकी सॉलिड है, तो देखो कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है ना, तो ये रैंडमली अरेंज है और ये एक प्रॉपर वे में अरेंज है। सेकंड पॉइंट है आपका कि इनका एक डेफिनेट शेप होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप, दे हैव अ डेफिनेट शेप। क्यों डेफिनेट शेप है, देखो सब पार्टिकल्स एक दूसरे के सही से अरेंज है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, वो एक प्रॉपर शेप में दिख रहा है। जैसे अगर इसको हम एज्यूम करेंगे तो एक प्रॉपर स्क्वायर या फिर क्यूब के फॉर्म में दिख रहा है, बट इसका शेप कौन बताएगा, इसका कोई डेफिनेट शेप है नहीं। तो मतलब इसका क्या है, दे डू नॉट हैव एनी डेफिनेट शेप, दे डू नॉट हैव एनी डेफिनेट शेप। अब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है कि देखो ये एक प्रॉपर, मतलब इसके बीच का अगर डिफरेंस देखेंगे हम, ये दो एटम्स है, ठीक है। अब इसके बीच का जो डिफरेंस है वो मान लो x है, क्या है वो x। सेम दूरी पे ये पार्टिकल्स भी, तो इसका भी डिस्टेंस क्या हो गया x। सेम तरीके से ये भी क्या हो जाएगा x। तो जब सारे जो पार्टिकल्स है उसके बीच के जो डिस्टेंस सेम है, तो अगर मैं इसको मेल्ट करना चाहूंगी तो क्या होगा कि एक ही टेम्परेचर पे वो मेल्ट होगा। मतलब कोई भी एक टेम्परेचर लगेगा जिसमें सारे पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। मतलब दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि अगर मैं इन दोनों पार्टिकल्स की बात करूं, ठीक है,
तो इन दोनों के पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, x। वही अगर आप इन दोनों के देखेंगे तो इनका डिस्टेंस कम है, लेट अस अज्यूम इट्स y। तो दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस कम है, दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर डिफरेंट है, तो ये मान लो कि ये कोई किसी टेम्परेचर पे मेल्ट हो रहा है, ये अलग टेम्परेचर पे मेल्ट हो रहा है, तो पूरा जो सब्सटेंस है, पूरी जो सॉलिड है, उसको मेल्ट होने के लिए अलग अलग टेम्परेचर चाहिए होंगी। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, इनका कोई डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। दे डू नॉट हैव डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। बट क्या होता है कि जब इनको आप मेल्ट करते हो तो ये सॉफ्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, ये सॉफ्ट बन जाती है, सॉफ्टन, ठीक है, नरम हो जाती है। अब इनका क्या होता है, देखो ये जो पार्टिकल्स है ये सेम इसी तरीके से अरेंज है, तो इनका पार्टिकल्स का जो ऑर्डर होता है अरेंजमेंट का, ये लॉन्ग रेंज में होता है। और ये देखो ये इसके साथ यहाँ तक गया तो फिर ये यहाँ चला गया, ये इस डायरेक्शन में चला गया, तो इसका कोई रेंज नहीं होता है। तो ये क्या है, दे हैव लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर। दे हैव लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर किस चीज का, पार्टिकल के अरेंजमेंट का। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे डू नॉट हैव लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर। कितने, 4 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अब ये कैसे होते हैं, एनआइसोट्रोपिक। अभी बस नाम जान लो कि एनआइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक क्या होता है। ये जैसे डिफरेंस बिटवीन खत्म हो जाता है तो मैं वो प्रॉपर्टी भी आपको समझा दूंगी। ये कैसे होते हैं, एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। दे आर एनआइसोट्रोपिक इन नेचर, मतलब इनका नेचर कैसा होता है, एनआइसोट्रोपिक। अब हम उसको समझेंगे अच्छे से कि एनआइसोट्रोपिक क्या होता है और ये कैसे होते हैं आइसोट्रोपिक। दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। ये होते हैं एनआइसोट्रोपिक, ये होते हैं आपके आइसोट्रोपिक। अब एक इसको जो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड को, इसे बोला जाता है ट्रू सॉलिड्स। क्या बोला जाता है इसको, ट्रू सॉलिड्स। दे आर ऑल्सो नोन एज ट्रू सॉलिड। दे आर ऑल्सो नोन एज ट्रू सॉलिड। वहीं पे हम एमरफस सॉलिड को बोलते हैं सूडो सॉलिड्स। दे आर नोन एज सूडो सॉलिड, या फिर इसे बोला जाता है सुपर कोल्ड लिक्विड। क्या बोला जाता है इसको, सुपर कोल्ड लिक्विड। अब आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल में। क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल में आप जनरल नमक ले लो, नमक का जो एक दाना होता है, ठीक है, मतलब क्या हो गया, NaCl, है ना, सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट। फिर साथ साथ में आ जाता है यहाँ पे डायमंड, ठीक है। तो ये सारे क्या है, और भी सारे बहुत कुछ है। तो ये सारे क्या है आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। वही एमरफस सॉलिड की बात करेंगे तो एमरफस सॉलिड क्या होता है, ग्लास, प्लास्टिक, रबर, ठीक है। कौन हो गया, ग्लास, प्लास्टिक, रबर, ये सारे क्या है आपके एमरफस सॉलिड। तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड। इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा जाता है। अगर 2 मार्क के लिए भी आया तो आप 4 पॉइंट लिख के आना, आपको डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, आप रटो मत, जैसे मैंने समझाई उसको समझो अच्छे से, तो आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप दोनों को कंपेयर करके पढ़ते हो कि जैसे दे हैव डेफिनेट शेप, दे डू नॉट हैव एनी डेफिनेट शेप, ठीक है, तो आपको याद रहता है कि हाँ मैंने डिफरेंस बिटवीन करके पढ़ा था, मैंने समझा था उस चीज को, ठीक है। ये हो, हाँ, तो ये तो हो गए, हमने थ्योरेटिकली पढ़ लिए, है ना। अब इसको समझते हैं। जैसे अगर एनिसोट्रोपी की बात करेंगे तो मैं कोई क्यूब बना लेती हूँ, ठीक है, कोई सॉलिड का क्यूब है ये। अब देखो ये पार्टिकल्स एकदम पूरे मैनर में अरेंज है, से इनका डिस्टेंस सेम है, सब सेम है, ठीक है। तो अब अगर मैं इनकी प्रॉपर्टी देखती हूँ इस डायरेक्शन में, तो इसकी प्रॉपर्टी मुझे मिलती है x। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी देखती हूँ इस डायरेक्शन में तो मुझे प्रॉपर्टी मिलती है y।
और अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी इस डायरेक्शन में देखती हूँ तो मुझे मिलती है प्रॉपर्टी z। मतलब जैसे जैसे मेरा डायरेक्शन चेंज हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रही है, प्रॉपर्टीज भी चेंज हो रही है। ठीक है, वही अगर आइसोट्रॉपी की बात करेंगे तो आपको पता है कि आइसोट्रॉपी में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, वो रैंडमली अरेंज होते हैं। अब अगर ये मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से अरेंज है तो मैं अगर इसकी प्रॉपर्टी देखती हूँ इस डायरेक्शन में तो मुझे मिलती है प्रॉपर्टी x। अगर मुझे इस डायरेक्शन में देखती हूँ प्रॉपर्टी तो मुझे मिलती है प्रॉपर्टी x। ये डायरेक्शन में देखती हूँ तो मुझे मिलती है प्रॉपर्टी x। मतलब मेरा डायरेक्शन भले ही चेंज हो रहा है बट प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है। तो यही होती है आइसोट्रॉपी एंड एनाइसोट्रॉपी। एनाइसोट्रॉपी मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज मिलेंगी, और आइसोट्रॉपी मतलब आइसोट्रॉपी में क्या होता है, डिफरेंट डायरेक्शन बट प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। ओके, तो ये टॉपिक हमारा कवर हो चुका है, आइसोट्रॉपी एंड एनाइसोट्रॉपी। आगे देख, तो कुछ नोट्स है जो आपको एमसीक्यू के फॉर्म में पूछे जाते हैं, सीईटी के फॉर्म में पूछा जाता है कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा सॉलिड है, ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में आपको नेचुरली मिलता है। ठीक है, तो उसका आंसर है डायमंड। डायमंड एक ऐसा सब्सटेंस है जो आपको नेचुरली क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलता है। और आज का इतना ही टॉपिक हम रखेंगे, और आगे के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए।